पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना उसकी मां कहानी देश की दुर्व्यवस्था से चिंतित युवा पीढ़ी के विद्रोह की नए रूप में प्रस्तुत करती है। दुर्व्यवस्था की जिम्मेदारी शासन तंत्र को मानती है तथा शासन तंत्र को उखाड़ फेंकना चाहती है। जो कहानी इस प्रकार है। दोपहर को जरा आराम करके उठा था, अपने पढ़ने लिखने के कमरे में खड़ा खड़ा बड़ी बड़ी अलमारियों में सजे पुस्तकालय की ओर निहार रहा था। किसी महान लेखक की कोई महान कृति उसमें से निकल कर देखने की बात सोच रहा था, मगर पुस्तकालय के एक सिरे से लेकर दूसरे तक मुझे महान ही महान नजर आए। कहीं गेटे, कहीं रूसो, कहीं मेजनी, कहीं नीत्शे, कहीं शेक्सपियर, कहीं टॉल्स्टॉय, कहीं ह्यूगो, कहीं मुपासा, कहीं डिकिंस, स्पेंसर, मैकाले, मिल्टन, मोलियर। उफ, इधर से उधर तक एक से एक महान ही तो थे। आखिर मैं किसके साथ चंद मिनट मन बहलाव करूं, यह निश्चय ही हो न सका। महानों के नाम ही पढ़ते पढ़ते परेशान सा हो गया। इतने में मोटर का पोंपो सुनाई पड़ी। खिड़की से झांका तो सुरमई रंग की कोई फिएट गाड़ी दिखाई पड़ी। मैं सोचने लगा शायद कोई मित्र पधारे हैं। अच्छा ही है, महानों से जान बची। जब नौकर ने सलाम कर आने का कार्ड दिया तब मैं कुछ घबराया। उस पर शहर के पुलिस सुपरिटेंडेंट का नाम छपा था। ऐसे बेवक्त यह कैसे आए? पुलिस पति भीतर आए। मैंने हाथ मिला करके एक चक्कर खाने वाली गद्दीदार कुर्सी पर उन्हें आसन दिया। वह व्यापारिक मुस्कुराहट से लैस होकर बोले, इस अचानक आगमन के लिए आप मुझे क्षमा करें। आज्ञा हो, मैंने भी नम्रता से कहा। उन्होंने पॉकेट से डायरी निकाली। डायरी में एक तस्वीर। बोले, देखिए इसे जरा बताइए तो आप पहचानते हैं इसको? हाँ, पहचानता तो हूँ। जरा सहमते हुए मैंने बताया, इनके बारे में मुझे आपसे कुछ कहना है। पूछिए। इनका नाम क्या है? लाल। मैं इसी नाम से बचपन से इसे पुकारता आ रहा हूँ, मगर यह पुकारने का नाम है। एक नाम कोई और है सो मुझे स्मरण नहीं। कहाँ रहता है यह? सुपरिटेंडेंट ने मेरी ओर देखकर पूछा। मेरे बंगले के ठीक सामने एक 2 मंजिला कच्चा पक्का घर है, उसी में वह रहता है। वह है और उसकी बूढ़ी माँ है। बूढ़ी का नाम क्या है? जानकी। और कोई नहीं है क्या इसके परिवार में? दोनों का पालन पोषण कौन करता है? 7-8 वर्ष हुए लाल के पिता का देहांत हो गया। अब उस परिवार में वह और उसकी माता ही बचे हैं। उनका पिता जब तक जीवित रहा बराबर मेरी जमींदारी का मुख्य मैनेजर रहा। उसका नाम रामनाथ था। वही मेरे पास कुछ 1000 रुपया जमा कर गया था, जिससे अब तक उसका खर्चा चल रहा है। लड़का कॉलेज में पढ़ रहा है। जानकी को आशा है कि वह 1-2 साल बाद कमाने और परिवार को संभालने लगेगा। मगर क्षमा कीजिएगा, क्या मैं यह पूछ सकता हूँ कि आप इसके बारे में क्यों इतनी पूछताछ कर रहे हैं? यह तो मैं आपको नहीं बता सकता, मगर इतना आप समझ लें, यह सरकारी काम है, इसलिए आज मैंने आपको इतनी तकलीफ दी है। अजी, इसमें तकलीफ की क्या बात है? हम तो 7 पुरुष से सरकार के फरमानदार हैं। और कुछ आज्ञा? एक बात और, पुलिस पति ने गंभीरता से धीरे से कहा। मैं मित्रता से आपसे निवेदन करता हूं, आप इस परिवार से जरा सावधान और दूर रहें। फिलहाल इससे अधिक मुझे कुछ कहना नहीं। लाल की माँ। एक दिन जानकी को बुला करके मैंने समझाया, तुम्हारा लाल आजकल क्या पाजीपना करता है। तुम उसके केवल प्यार ही करती हो, भोगोगी। क्या है बाबू? उसने कहा। लाल क्या करता है? मैं तो उसे कोई भी बुरा काम करते नहीं देखती। बिना किए ही तो सरकार किसी के पीछे पड़ती नहीं। हाँ, लाल की माँ बड़ी धर्मात्मा, विवेकी और न्यायी सरकार यह है। जरूर तुम्हारा लाल कुछ करता होगा। माँ माँ पुकारता हुआ उसी समय लाल भी आया। लंबा, सुडौल, सुंदर, तेजस्वी। माँ, उसने मुझे नमस्कार कर जानकी से कहा, तू यहाँ भाग आई है? चल तो, मेरे कई सहपाठी वहाँ खड़े हैं, उन्हें चटपट कुछ जलपान करा दे, फिर हम घूमने जाएंगे। अरे, जानकी के चेहरे की झुर्रियाँ चमकने लगी, कांपने लगी। उसे देखकर, तू आ गया लाल? चलती हूँ भैया, पर देख तो तेरे चाचा क्या शिकायत कर रहे हैं। तू क्या पाजीपना करता है बेटा? क्या है चाचा जी? उसने सविनय सुमधुर स्वर
से मुझे पूछा, मैंने क्या अपराध किया है? मैं तुमसे नाराज़ हूँ लाल, मैंने गंभीर स्वर में कहा। क्यों चाचा जी? तुम बहुत बुरे होते जा रहे हो, जो सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने वालों के साथी हो। हाँ तुम हो। देखो लाल की माँ, इसके चेहरे का रंग उड़ गया। यह सोच कर कि यह खबर मुझे कैसे मिली, सचमुच एक बार उसका खिला हुआ रंग जरा मुरझा गया मेरी बातों से, परंतु तुरंत ही वह संभला। अपने गलत सुना चाचा जी, मैं किसी षड्यंत्र में नहीं। हाँ, मेरे विचार स्वतंत्र अवश्य है। मैं ज़रूरत बेज़रूरत जिस तिस के आगे उबल अवश्य उठता हूँ, देश की दुर्व्यवस्था पर उबल उठता हूँ। इस पशु हृदय परतंत्रता पर तुम्हारी ही बात सही। तुम षड्यंत्र में नहीं, विद्रोह में नहीं, पर यह बकबक क्यों? इससे फ़ायदा? तुम्हारी इस बकबक से तो न देश की दुर्दशा दूर होगी और न ही उसकी पराधीनता। तुम्हारा काम पढ़ना है, पढ़ो, इसके बाद कर्म करना होगा, परिवार और देश की मर्यादा बचानी होगी। तुम पहले घर का उद्धार तो कर लो, तब सरकार में सुधार के विचार करना। उसने नम्रता से कहा, चाचा जी क्षमा कीजिए, इस विषय में मैं आपसे विवाद करना नहीं चाहता। चाहना होगा, विवाद करना होगा। मैं केवल चाचा जी नहीं, तुम्हारा बहुत कुछ हूँ। तुम्हें देखते ही मेरी आंखों के सामने रामनाथ नाचने लगते हैं, तुम्हारी बूढ़ी माँ घूमने लगती है। भला मैं तुम्हें बेहात होने दे सकता हूँ? इस भरोसे मत रहना। इस पराधीनता के विवाद में चाचा जी, मैं और आप दो भिन्न सिरों पर हैं। आप कट्टर राजभक्त, मैं कट्टर राजद्रोही। आप पहली बात को उचित समझते हैं कुछ कारणों से, मैं दूसरी को दूसरे कारणों से। आप अपना पद छोड़ नहीं सकते अपनी प्यारी कल्पनाओं के लिए। मैं अपना भी नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी कल्पनाएं क्या है? सुनो तो जरा, मैं भी जान लूं कि अब के लड़के कॉलेज की गर्दन तक पहुंचते पहुंचते कैसे कैसे हवाई किले उठाने के सपने देखने लगते हैं। जरा मैं भी तो सुनूं बेटा। मेरी कल्पना यह है कि जो व्यक्ति समाज या राष्ट्र के नाश पर जीता हो, उसका सर्वनाश हो जाए। जानकी उठकर बाहर चलेगी। अरे तू तो जमकर चाचा से जूझने लगा। वहाँ 4 बच्चे बेचारे दरवाजे पर खड़े होंगे। तू लड़, मैं जाती हूँ, उसने मुझसे कहा। समझा दो बाबू, मैं तो आप ही कुछ नहीं समझती, फिर इसे क्या समझाओगे? उसने फिर लाल की ओर देखा। चाचा जो कहे मान जा बेटा, यह तेरे भले की ही कहेंगे। वह बेचारी कमर झुकाए उस 60 बरस की बाय में भी घूंघट संभाले चली गई। उस दिन उसने मेरी और लाल की बातों की गंभीरता से नहीं समझी। मेरी कल्पना यह है कि उत्तेजित स्वर से लाल ने कहा, ऐसे दुष्ट व्यक्ति नाशक राष्ट्र के सर्वनाश में मेरा भी हाथ हो। तुम्हारे हाथ दुर्बल हैं, उनसे जिनसे तुम पंजा लेने जा रहे हो चर्म चर्म हो उठोगे, नष्ट हो जाएंगे। चाचा जी, नष्ट हो जाना तो यह नियम है, जो संवारा गया वह बिगड़ेगा ही। हमें दुर्बलता के डर से अपना काम नहीं रोकना चाहिए। कर्म के समय हमारी भुजाएं दुर्बल नहीं, भगवान की शस्त्र भुजाओं की सखियाँ हैं। तो तुम क्या करना चाहते हो? जो भी मुझसे हो सकेगा करूँगा। षड्यंत्र ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर, विद्रोह हाँ अवश्य, हत्या हाँ हाँ। बेटा तुम्हारा माथा न जाने कौन किताब पढ़ते पढ़ते बिगड़ रहा है, सावधान। मेरी धर्म पत्नी और लाल की माँ एक दिन बैठी हुई बातें कर रही थी कि मैं पहुँच गया। कुछ पूछने के लिए कई दिनों से मैं उसकी तलाश में था। क्यों लाल की माँ, लाल के साथ कितने लड़के आते हैं तुम्हारे घर में? मैं क्या जानूँ बाबू, उसने सरलता से कहा, मगर वे सभी मेरे लाल ही की तरह प्यारे, मुझे प्यार दिखते हैं। सब लापरवाह, वे इतने हंसते गाते और हो हल्ला मचाते हैं कि मैं मुक्त हो जाती हूँ। मैं एक ठंडी सांस ली हूँ। ठीक कहती हूँ, वो बातें कैसी करते हैं कुछ समझ पाती? बाबू वे लाल के बैठक में बैठते हैं। कभी कभी जब मैं उन्हें कुछ खिलाने पिलाने जाती हूँ, तब वे बड़े प्रेम से मुझे माँ कहते हैं। मेरी छाती फूल उठती है, मानो वो मेरे बच्चे हैं। मैंने फिर सांस ली। एक लड़का, उसमें बहुत ही हंसोड़ है, खूब तगड़ा और बली दिखता है। लाल कहता था वह डंडा लड़ने में, दौड़ने में, घुसेबाजी में, खाने में, छेड़खानी करने और हो हल्ला करने, हंसने में समूचे कॉलेज में फर्स्ट है। उसी लड़के ने एक दिन जब मैं उन्हें हलवा परोस रही थी, मेरे मुंह की ओर देखकर कहा, माँ तू तो ठीक भारत माता सी लगती है। तू बूढ़ी, वह बूढ़ी, उसका उजला हिमालय है, तेरे केस ही
नक्शे से साबित करता है तू भारत माता है, सिर तेरा हिमालय, माथे की दोनों बाहरी बड़ी रेखाएं गंगा और जमुना या नाक विंध्याचल, ठोड़ी कन्याकुमारी तथा छोटी बड़ी झुर्रियाँ रेखाएं विभिन्न पहाड़ों और नदियाँ हैं। जरा पास आ मेरे, तेरे केसों को पीछे से आगे बाएं कंधे पर लहरा दूं, वह बर्मा बन जाएगा। बिना उसके भारत माता का श्रृंगार शुद्ध न होगा। जानकी उस लड़के की बातें सोच गदगद हो उठी। बाबू, ऐसा ढीठ लड़का। सारे बच्चे हंसते रहे और उसने मुझे पकड़कर मेरे बालों को बाहर कर अपना बर्मा तैयार कर लिया। उसकी सरलता मेरी आंखों में आंसू बनकर छा गई। मैंने पूछा, लाल की माँ, और भी तो कुछ बातें करते हैं, लड़ने की, झगड़ने की, गोला गोली या बंदूक की? अरे बाबू, उसने मुस्कुराकर कहा, वे सभी बातें करते हैं, उनकी बातों का कोई मतलब थोड़े ही होता है। सब जवान हैं, लापरवाह हैं, जो मुंह में आता बकते हैं, कभी कभी तो पागलों सी बातें करते हैं। महीना भर पहले एक दिन लड़के बहुत उत्तेजित थे। न जाने कहाँ लड़कों को सरकार पकड़ रही है, मालूम नहीं पकड़ती भी है या वे यूं ही गप हाँकते हैं, मगर उस दिन वे यहीं बक रहे थे। पुलिस वाले केवल संदेह पर भले आदमियों के बच्चों को त्रास देते हैं, मारते हैं, सताते हैं। अत्याचारी पुलिस की नीचता है। ऐसी नीच शासन प्रणाली को स्वीकार करना अपने धर्म को, कर्म को, आत्मा को, परमात्मा को भुलाना है, धीरे धीरे घुलना मिटना है। एक ने उत्तेजित भाव से कहा, अजी ये परदेसी कौन लगते हैं हमारे, जो बरबस राजभक्ति बनाए रखने के लिए हमारी छाती पर तोप का मुंह लगाए अड़े और खड़े हैं। उफ, इस देश के लोगों की ये की आंखें मुद गई है, तभी तो इतने जुल्मों पर भी आदमी आदमी से डरता है। ये लोग शरीर की रक्षा के लिए अपनी अपनी आत्मा की चिंता संवारते फिरते हैं। नाश हो इस परतंत्रवाद का। दूसरे ने कहा, लोग ज्ञान न पा सके इसलिए सरकार ने हमारे पढ़ने लिखने के साधनों को अज्ञान से भर रखा है। लोग वीर और स्वाधीन न हो सके इसलिए अपमानजनक और मनुष्यताहीन नीति मर्दक कानून गढ़े हैं। गरीबों को चूस कर सेना के नाम पर पले हुए पशुओं को शराब से, कबाब से मोटा ताज़ा रखती है, और यह सरकार धीरे धीरे जोंक की तरह हमारे धर्म, प्राण और धन चूसती चली जा रही है। यह शासन प्रणाली ऐसे ही अंट संट ये बातूनी बका करते हैं। बाबू, जब भी चार छोकरे जुड़े तभी यही चर्चा। लाल के साथियों का मिजाज भी उसी सा अल्हड़ बिल्लड़ मुझे मालूम पड़ता है। ये लड़के ज्यों ज्यों पढ़ते जा रहे हैं त्यों त्यों बकबक बढ़ते भी जा रहे हैं। यह बुरा है। लाल की माँ, मैंने गहरी सांस ली। जमींदारी के कुछ जरूरी काम से 4-5 दिन के लिए बाहर गया था। लौटने पर बंगले में घुसने के पूर्व लाल के दरवाजे पर जो नज़र पड़ी तो वहाँ एक भयानक सन्नाटा सा नजर आया, जैसे घर उदास रोता हो। भीतर आने पर मेरी धर्मपत्नी मेरे सामने उदास मुख खड़ी हो गई। तुमने सुना नहीं? तो कौन सी बात? लाल की माँ पर भयानक विपत्ति टूट पड़ी है। मैं कुछ समझ गया, फिर भी विस्तृत विवरण जानने को उत्सुक हो उठा। क्या हुआ, जरा साफ साफ बताओ। वही हुआ जिसका तुम्हें भय था। कल पुलिस की एक पलटन ने लाल का घर घेर लिया। बाहर घंटे तक तलाशी हुई। लाल, उसके बाहर 15 साथी सभी पकड़ लिए गए। सभी लड़कों के घरों की तलाशी हुई है। सबके घरों से भयानक भयानक चीज़ें निकली है। लाल के यहाँ, उसके यहाँ भी 2 पिस्तौल, बहुत से कारतूस और पत्र पाए गए हैं। सुना है उन पर हत्या, षड्यंत्र, सरकारी राज लूटने की चेष्टा आदि अपराध लगाए गए हूँ। मैं ठंडी सांस ली। मैं तो महीनों से चिल्ला रहा था कि यह लौंडा धोखा देगा। अब यह बूढ़ी बेचारी मरी, वह कहाँ है? तलाशी के बाद तुम्हारे पास आई थी। जानकी मेरे पास कहाँ आई? बुलावे पर भी कल नकार गए। नौकर से कहलाया, पराठे बना रही हूँ, हलवा तरकारी अभी बनाना है, नहीं तो वे बिल्हड़ बच्चे हवालात में मुरझा न जाएंगे। जेल वाले और उत्साही बच्चों की दुश्मन यह सरकार उन्हें भूखों मार डालेगी, मगर मेरे जीते जी यह नहीं होगा। वह पागल है, भोगेगी। मैं दुख से टूटकर चरपाई पर गिर पड़ा। मुझे लाल के कर्मों पर खेद हुआ। इसके बाद प्रायः 1 वर्ष तक वह मुकदमा चला। कोई भी अदालत के कागजात उलट पुलट कर देखता रहा। सीआईडी ने और उनके प्रमुख सरकारी वकील ने उन लड़कों पर बड़े बड़े दोषारोपण किए। उन्होंने चारों ओर गुप्त समितियां कायम की थी, खर्चे और प्रचार के लिए डाके डाले थे। सरकारी अधिकारियों के यहाँ रात में छापा मारकर शस्त्र एकत्र किए गए थे। उन्होंने न जाने
किस पुलिस के दरोगा को मारा था और न जाने कहाँ, न जाने किस पुलिस सुपरिटेंडेंट को। ये सभी बातें सरकार की ओर से प्रमाणित की गई है। उधर उन लड़कों की पीठ पर कौन था? प्रायः कोई नहीं। सरकार के डर के मारे पहले तो कोई वकील ही नहीं मिला, फिर एक बेचारा मिला भी तो नहीं कभाई। हाँ, उनकी पैरवी में सबसे अधिक परेशान हुआ बूढ़ी रहा करती। वह लोटा, थाली, जेवर आदि बेचकर सुबह सुबह उन बच्चों को भोजन पहुंचाती, फिर वकीलों के यहाँ जाकर दांत निपोड़ती, गिड़गिड़ाती, कहती यह सब झूठ है। जाने कहाँ से पुलिस वाले ने ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे घरों से पैदा कर दी है। ये लड़के केवल बातूनी है। हाँ, मैं भगवान का चरण छूकर कह सकती हूँ कि तुम जेल में जाकर देखा हो वकील बाबू। भला फूल से बच्चे हत्या कर सकते हैं? उनका तन सूख कर कांटा हो गया है, कमर झुक कर धनुष सी हो गई है, आंखें निस्तेज, मगर उन बच्चों के लिए दौड़ना, हाय हाय करना उसने बंद न किया। कभी कभी सरकारी नौकर, पुलिस या वार्डन झुझलाकर उसे झिड़क देते, धकिया देते। उसको अंत तक यह विश्वास रहा कि यह सब पुलिस की चालबाजी है। अदालत में जब दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा, तब वे बच्चे जरूर बेदाग छूट जाएंगे। वे फिर उनके घर में लाल के साथ आएंगे, उसे माँ कहकर पुकारेंगे। मगर उस दिन उसकी कमर टूट गई, जिस दिन ऊंची अदालत ने भी लाल को, उस बगंड लठैत को तथा 2 और लड़कों को फांसी और 10 को 10 वर्ष से 7 वर्ष तक की कड़ी सजाएं सुना दी। वह अदालत के बाहर झुकी खड़ी थी। बच्चे बेड़ियां बजाते, मस्ती से झूमते बाहर आए। सबसे पहले उस बंगड़ की नज़र उस पर पड़ी। माँ, वह मुस्करा, अरे हमें तो हलवा खिला खिला कर तूने गधे सा तगड़ा कर दिया, ऐसा कि फांसी की रस्सी टूट जाए और हम अमर के अमर बने रहें, मगर तू स्वयं सूख कर कांटा हो गई। क्यों पगली, तेरे लिए घर में खाना नहीं है क्या? माँ, उसके लाल ने कहा, तू भी जल्द वहीं आना जहाँ हम लोग जा रहे हैं। यहाँ से थोड़ी देर का रास्ता है माँ, एक सांस में पहुँचेगी, वहीं हम स्वतंत्रता से मिलेंगे, तेरी गोद में खेलेंगे, तुझे कंधा पर उठा करके इधर से उधर दौड़ते फिरेंगे। समझती है, वहाँ बड़ा आनंद है। आनंद आएगी न माँ? बंगड़ ने पूछा। आएगी न माँ? लाल ने पूछा। आएगी न माँ? फांसी दंड प्राप्त दो, दूसरे लड़कों ने भी पूछा, और वह टुकुर टुकुर उनका मुंह ताकती रही। तुम कहाँ जाओगे पगलो? जब से लाल और उनके साथी पकड़े गए, तब से शहर या मोहल्ले का कोई भी आदमी लाल की माँ से मिलने में डरता था। उसे रास्ते में देखकर जान पहचाने बंगले झांकने लगते। मेरी स्वयं अपार प्रेम था उस बेचारी बूढ़ी पर, मगर मैं भी बराबर दूर ही रहा। कौन अपनी गर्दन मुसीबत में डालता विद्रोही की माँ से संबंध रखकर। उस दिन बेलू करने के बाद कुछ देर के लिए पुस्तकालय वाले कमरे में गया। किसी महान लेखक की कोई महान कृति क्षण भर देखने के लालच से मैंने मेजनी की एक जिल्द निकाल करके उसे खोजा। पहले ही पन्ने पर पेंसिल की लिखावट देखकर चौंका। ध्यान देने पर पता चला कि वे लाल के हस्ताक्षर थे। मुझे याद पड़ गई, 3 वर्ष पूर्व उस पुस्तक को मुझसे मांगकर उस लड़के ने पढ़ा था। एक बार मेरे मन में बड़ा मोह उत्पन्न हुआ उस लड़के के लिए। उसके वफादार पिता रामनाथ की दिव्य और स्वर्गीय तस्वीर मेरी आंखों के आगे नाच गई। लाल की माँ पर उस पाजी के सिद्धांतों, विचारों, आचरण के कारण जो वज्रपात हुआ था, उसकी एक ठेस मुझे भी उसके हस्ताक्षर को देखते हुए लगी। मेरे मुंह से एक गंभीर, लाचार, दुर्बल सांस निकल रही थी। पर दूसरे ही क्षण पुलिस सुपरिटेंडेंट का ध्यान आया। उसको भूरी, डरावनी, अमानवीय आंखें मेरी आप सुखी तो जग सुखी आंखों में वैसी ही चमक गई, जैसे उजाड़ गांव के सिवान में कभी कभी भुतही चिंगारी चमक जाया करती है। उसके रूखे फौलादी हाथ, जिनमें लाल की तस्वीर थी, मानो ऐसी गर्दन चापने लगे। मैं मेज पर से इरेजर रबर उठाकर उस पुस्तक पर से उसका नाम उधेड़ने लगा। उसी समय मेरी पत्नी के साथ लाल की माँ वहाँ आई। उसके हाथ में एक पत्र था। अरे, मैं अपने को रोक न सका। लाल की माँ, तुम तो बिल्कुल पीली पड़ गई हो। तुम इस तरह मेरी ओर निहारती हो मानो कुछ देखती ही नहीं। ये हाथ में क्या है? उसने चुपचाप पत्र मेरे हाथ में दे दिया। मैंने देखा उस पत्र में जेल की मुहर थी। सज़ा सुनाने के बाद वह वहीं भेज दिया गया था, यह मुझे मालूम था। मैं पत्र निकाल कर पढ़ने लगा। वह उसको अंतिम चिट्ठी थी। मैंने कलेजा रुखा कर उसे जोर से पढ़ दिया। माँ, जिस दिन तुम्हें
यह पत्र मिलेगा उसके सवेरे में बाल अरुण के किरण पथ पर चढ़कर उस ओर चला जाऊंगा। मैं चाहता तो अंत समय तुमसे मिल सकता था, मगर इससे क्या फ़ायदा। मुझे विश्वास है तुम मेरी जन्म जन्मांतर की जननी ही रहेगी। मैं तुमसे दूर कहीं जा सकता हूँ माँ? जब तक पवन सांस लेता है, सूरज चमकता है, समुद्र लहराता है, तब तक कौन मुझे तुम्हारी करुणामयी गोद से दूर खींच सकता है। दिवाकर थमा रहेगा, अरुण रथ लिए जमा रहेगा, मैं बंगड़ वह यहाँ सभी तेरे इंतजार में रहेंगे। हम मिले थे, मिले हैं, मिलेंगे। हाँ माँ, तेरा लाल। कांपते हुए हाथ से पढ़ने के बाद पत्र को मैंने उस भयानक लिफाफे में भर दिया। मेरी पत्नी की विकलता हिचकियां पर चढ़कर कमरे को करुणा से कांपने लगी, मगर वह जानकी ज्यों-ज्यों लकड़ी पर झुकी, पूरी खुली और भावहीन आंखों से मेरी ओर देखती रही, मानो वह उस कमरे में ही थी ही नहीं। क्षण भर बाद हाथ बढ़ाकर मौन भाषा में उसने पत्र मांगा और फिर बिना कुछ कहे कमरे के फाटक से बाहर हो गए, डुगु डुगु लाठी टेकती हुई। इसके बाद शून्य सा होकर मैं थम से कुर्सी पर गिर पड़ा। माथा चक्कर खाने लगा। उस पाजी लड़के के लिए नहीं, इस सरकार की कुर्ता के लिए भी नहीं, उस बेचारी भोली बूढ़ी जानकी लाल की माँ के लिए। आह, यह कैसी स्तब्ध थी। उतनी स्तब्धता किसी दिन प्रकृति को मिलती तो आंधी आ जाती, समुद्र पाता तो बौखला उठता। जब 1 घंटा बजा, मैं जरा सर घबराया। ऐसा मालूम पड़ने लगा मानो हरारत पैदा हो गई है माथे में, छाती में, रग रग में। पत्नी ने आकर कहा, बैठे ही रहोगे, सोओगे नहीं? मैंने इशारे से उन्हें जाने को कहा। फिर मेजनी की जिल्द पर नज़र गई, उसके ऊपर पड़े रबर पर पड़ी। फिर उसने सुखों की जमींदारी की धनिक जीवन की ओर, पुलिस की अधिकारी की निर्दयता, नीरस निस्सार आंखों की स्मृति कलेजे में कंपन कर गई। फिर रबर उठाकर मैंने उसी पाजी का पेंसिल खचित नाम पुस्तक की छाती पर से मिटा डालना चाहा। माँ, मुझे सुनाई पड़ा। ऐसा लगा गोया लाल की माँ कराह रही है। मैं रबर हाथ में लिए दहलते दिल से खिड़की की ओर बढ़ा, लाल के घर की ओर। कान लगाने पर सुनाई न पड़ा। मैं सोचने लगा, भ्रम होगा। वह अगर कराहती होती तो एकाध आवाज़ और अवश्य सुनाई पड़ती। वह कराहने वाली औरत है ही नहीं। रामनाथ के मरने पर भी उस तरह नहीं घिघियाई थी जैसे साधारण स्त्रियां ऐसे अवसरों पर तड़पा करती है। मैं पुनः सोचने लगा, वह उस नालायक के लिए क्या नहीं करती थी। खिलौना की तरह, आराध्य की तरह उसे दुलारती और संवारती फिरती थी। पर आह के छोकरे माँ, फिर वही आवाज़ जरूर जानकी रो रही है, जरूर वही विकल व्यक्ति विवश बिलखती रही है। हाय री माँ, अभाग्नि वैसे ही पुकार रही है, वैसे वह पाजी गाकर मचलकर स्वर को खींचकर उसे पुकारता था। अंधेरा धूमिल हुआ, फीका पड़ा, मिट चला। उषा पीली हुई, लाल हुई। रवि रथ लेकर वहाँ छिसित के उस ओर पर आकर पवित्र मन में खड़ा हो गया। मुझे लाल के पत्र की याद आ गई। माँ, मानो लाल पुकार रहा था, मानो जानकी प्रतिध्वनि की तरह उसी पुकार को गा रही थी। मेरी छाती धक धक करने लगी। मैंने नौकर को पुकार कर कहा, देखो तो लाल की माँ क्या कर रही है। जब वह लौट कर आया तब मैं एक बार पुनः मेज पर मेजनी के सामने खड़ा था, हाथ में रबर की उसी उद्देश्यों से। उसने घबरा कर स्वर से कहा, हुजूर, उसकी तो अजीब हालत है। घर में ताला पड़ा है और वे दरवाजे पर पांव पसारे, हाथ में कोई चिट्ठी लिए, मुंह खोले मरी बैठी है। हाँ सरकार, विश्वास मर गई, सांस बंद हो गई, आंखें खुली है। अगर ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।